Hello everyone, welcome to Super Class again, and today in this video we are going to study the concept of evaporation, that is the topic in your class 9 science chapter 1। और इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4-5 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैप्टर के कर लिए हैं, तो मतलब 4-5 वीडियोस ऑलरेडी इस लेक्चर की पढ़ चुकी हैं इस चैनल पर। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद फिर आप इसको पढ़ना, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है जिसकी हेल्प से इवेपोरेशन को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो इवेपोरेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट किया था विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के जो एक पर्टिकुलर इंटर कन्वर्जन होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। जैसे कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक नेमिंग नहीं करी हुई है, तो आज हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट नेमिंग देख लेते हैं। राइट साइड में मैंने इमेज लगा दी है, इसको देखिए जरा ध्यान से। क्या है कि जब लिक्विड है तुम्हारा, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, फ्यूजन। ये बात भी हमको क्लियर पता है। इसके बाद जब कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, तो सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होती है तो इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसे, सब्लिमेशन। और जब कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, जब कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, डिपोजिशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपोजिशन, की गैस डिपॉजिट हो गई एज सॉलिड। ठीक है। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, वहां पर राइट में जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और जब गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में तो इसको बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, इसके बाद आपका वेपराइजेशन क्या होता है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन क्या होता है, फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए एज अ वर्ड। ठीक है। तो इसे एक बार ध्यान से देखकर नोट कर लेना अच्छे से, कई बार ये तुमसे टर्म के तौर पर पूछेगा कि इस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है। ये तो रही लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेमिंग नहीं करी थी, तो यहां पर मैंने आपको नेमिंग करके दे दी है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। देखो, सवाल मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपसे पूछा था क्या बिना सॉलिड को, मतलब या बिना क्या छोड़ो, ये बताओ कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बिना टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से भी करी जा सकती है क्या, मतलब टेम्परेचर ना बढ़ाना पड़े, ना घटाना पड़े, ना प्रेशर बढ़ाना पड़े, ना घटाना पड़े। कुछ आपने डेली लाइफ में ऐसा कुछ देखा है जहां पर कोई लिक्विड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली क्या मतलब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी हेल्प के, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, बिना प्रेशर बढ़ाए, बिना कुछ। हम लोग को डेडिकेटली उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ता है, वो अपने मन से थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा के गायब हो जाता है, लिक्विड सीधा कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ये तुमने देखा होगा, अगर तुम एक गिलास पानी को लो और घर में किसी भी कोने पे रख दो जाके, और वहां जहां तक वो भरा उस जगह उसमें मार्क कर देना, और 6 घंटे 8 घंटे बाद तुम इस गिलास के पानी को देखने जाकर, ठीक है, देखोगे उसका पानी क्या हो गया, वो कम हो गया होगा। इसका मतलब उसके अंदर का जो पानी था ना, वो पानी इवेपोरेट होकर हवा में चला गया ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, द कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड टू गैसियस स्टेट without increasing its temperature or pressure is called actually vaporization, and this process should be done below the boiling point of that liquid। कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अपने मन से सॉलिड लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज व्हाट, व्हेन एनी लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस without any need of temperature and pressure below its boiling point, then this is called evaporation। बात समझ में आ गई, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब समझते हैं कि आखिरकार इवेपोरेशन होता क्यों है, why does it happen, why does it happen। तो उससे पहले मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। पहले सबसे पहले हम लोग इवेपोरेशन के एग्जांपल्स समझते हैं। देखो, एक तो ग्लास का पानी तुमने रखा, वो उड़ गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब तुम क्या करो कि गीले कपड़े सुखाए जाते हैं ना, तो गीले कपड़े जब हम लोग सुखाते हैं बाहर, तो उनमें जो पानी होता है, देखते होगे कि शाम को आके देखते हो पानी गायब हो गया, पानी अपने मन से गायब हो गया, तो वो पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया। आ रही बात समझ में, इवेपोरेट हो गया। ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब इसके बाद समझते हैं कि इवेपोरेशन के पीछे की साइंस क्या है, आखिरकार ये कैसे होता है इवेपोरेशन। हम तो यहाँ टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये वाटर पार्टिकल्स आखिर जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, ये बात हम लोग को समझनी है। ठीक है। देखो, इवेपोरेशन क्या होता है, रीजन बिहाइंड इट, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका रीजन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लिखता हूं, तो चिंता ना करना, क्लास नोट्स तो मैं तुमको दे ही रहा हूं। यहाँ पर क्या है मेन बात, नेक्स्ट चीज क्या है इवेपोरेशन की, कि
जब इवेपोरेशन होता है तो एक्चुअली क्या होता है, मान लो तुमने कोई एक कंटेनर में लिक्विड ले रखा है, देखना जरा ध्यान से, एक कंटेनर में तुमने क्या कर रखा है, लिक्विड ले रखा है, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आपके पार्टिकल्स हैं लिक्विड के सारे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इनके पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं, दे आर नेवर एट रेस्ट, कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा अनंत समय तक ये क्या करते रहेंगे, मूव ही करते रहेंगे। और मूव करेंगे तो उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलरली लिक्विड को देखें, क्योंकि लिक्विड में इवेपोरेशन होता है, सॉलिड का इवेपोरेशन मतलब बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है, ठीक है, वो तो सब्लिमेशन ही कहला देते हैं। अगर सॉलिड ही तुम्हारा डायरेक्टली वेपर में बदल जाए तो उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, वो तो मैंने लास्ट क्लास में तुमको बता ही दिया। अब इवेपोरेशन देख रहे हैं जब अपने मन से कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तब होता है जब आपके ये लिक्विड आपने ले रखा है, अब लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स है ना, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। जो पानी के बहुत अंदर है उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, जो सरफेस पे है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ वाटर, they are sometimes quite able to leave its surface and directly convert to the gaseous state। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो लिक्विड होता है ना सरफेस पे, ये जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, इन सरफेस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू ये बल्क में अंदर वाले जो लिक्विड्स हैं उनसे क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये आपके एटमॉस्फेयर के टच में रहते हैं, और एटमॉस्फेयर के टच में रहते हैं तो अगर एटमॉस्फेयर की एनर्जी ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अपनी एनर्जी क्या करता है, इन पार्टिकल्स को देता है। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, वो अपनी मतलब इन पार्टिकल्स को क्या है, इन वाले पार्टिकल्स को देखो ध्यान से, इन वाले पार्टिकल्स को क्या करना है, बाहर निकलना है। तो इनके पास क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है। उसका वो कहां से मिल रही है, ये सरफेस पे है, इसलिए इनको सराउंडिंग से क्या हो रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, ये कुछ सरफेस पार्टिकल अपने मन से थोड़े थोड़े करके क्या होते हैं, हमेशा आपके वाटर से क्या करते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, बाहर ये क्या करते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो अपने मन से सरफेस पार्टिकल्स का गैस में कन्वर्ट हो जाना ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेपोरेशन, ठीक है। तो इसलिए वेपोरेशन होता है क्योंकि उनकी सरफेस पार्टिकल्स के पास ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और वो मतलब एक तरीके से इतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी उनके पास, सरफेस पार्टिकल्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पूरे लिक्विड का, ये जो पूरा लिक्विड जो इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है सरफेस पार्टिकल्स के ऊपर, ये क्या होता है, ये काम नहीं आता और वो पार्टिकल आसानी से बॉन्ड को, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकल जाता है। आ रही है बात भी क्लियरली समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सरफेस पार्टिकल है, उनकी एनर्जी ज्यादा है तो उड़ गए, खत्म हो गई बात, यही इवेपोरेशन, ठीक है। यही इसके पीछे की साइंस है। अब हम लोग समझते हैं कि इवेपोरेशन को क्या इंपैक्ट डाला जा सकता है, क्या आपका इवेपोरेशन कभी स्लो, कभी धीमे, कभी होगा ही नहीं, कभी बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या कोई ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? तो ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो एक्चुअली क्या है, देखो तुम खुद ही देख लो, ठंडी में जब तुम क्या कहते हैं कपड़ों को बाहर सुखाते हो तो ठंडी में कपड़े थोड़ा धीरे धीरे सूखते हैं, वहीं गर्मी में जब कपड़ों को सुखाते हो तो गर्मी में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। इसका मतलब है कि ठंडी और गर्मी में कुछ रिलेशन है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपने कपड़े को सुखाते हो, तो अगर वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा गया है जिस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जिस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो जो तुम्हारे कपड़े के अंदर जो पानी है ना वो इतनी आसानी से निकलकर बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है ना, वो एयर एक कुछ लेवल तक ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब जो आपका पानी, हवा होती है ना, हवा में वाटर पार्टिकल्स कुछ हद तक ही जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा वाटर पार्टिकल्स हवा में आएंगे तो सीधा वो क्या होंगे, कंडेंस होके अपना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब तुम ठंडियों में सुबह उठते हो या फिर किसी भी ठंडी जगह सुबह उठो तो क्या देखते हो कि ओस रहती है, पेड़ों के ऊपर ओस रहती है, घास में ओस रहती है। तो एक्चुअली क्या होता है, ठंडियों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है एयर में, एयर ज्यादा ह्यूमिड होती है, देयर इज मोर वाटर इन एयर इन विंटर्स। तो वो जो पानी, जब क्योंकि हर कोई इवेपोरेट कर रहा है, हर कोई अपने कपड़े सुखा रहा है, तो एक तरीके से जो
पानी ज्यादा हो जाता है हवा में, तो वो हवा से पानी क्या होता है, आपस में मिल मिल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के नीचे गिर जाते हैं और वाटर बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेपरेशन जिस कंडीशन में कराया जा रहा है, अगर उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर में लेस वाटर होगी, लेस ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा, देन वेपराइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि पार्टिकल्स को निकलकर जाने के लिए जगह होगी सराउंडिंग में। अब भाई इनके पास पार्टिकल्स के पास जो सरफेस पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, भाई इन पार्टिकल्स को बाहर जाना है अगर, तो इन पार्टिकल्स को बाहर जाने के लिए यहां पर वाटर पार्टिकल्स कम हो, यहां पर पूरी एकदम क्या कहते हैं ड्राई एयर हो, तब तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर इनके पास पहले ही यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हैं एयर में, तो ये जाएगा, जितना जाएगा उतना ही हो सकता है एटमॉस्फेयर से पानी वापस उसमें आ जाए, तो ओवरऑल वेपराइजेशन कम होगा। तो ये पहला पॉइंट है फैक्टर का, क्या कि ह्यूमिडिटी इन एयर अफेक्ट्स द वेपराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, दैट्स व्हाई गर्मियों में कपड़े सुखाना आसान होता है और ठंडियों में कठिन होता है। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में भाई इतनी ज्यादा हीट होती है कि वो पानी बचता ही नहीं है, वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और ऊपर चला जाता है। तो हमारे आसपास का जो वाटर होता है ना, वो ड्राई होता है। जब वो ड्राई होता है तो आसानी से वाटर पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, निकल के जा सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग, ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एक बात तुमने ये भी देखी होगी कि जब तुम कपड़े को फैलाकर सुखाओ तो वह आसानी से सूख जाता है, लेकिन अगर तुमने क्या किया, उसको वैसे बंद करके गुड़ी गुड़ी करके रख दिया, तो कितनी भी धूप हो वो अंदर क्या रहेगा, सूखा ही रहेगा, मतलब गीला ही रहेगा। तो क्योंकि जो वेपरेशन है ये एक सरफेस फेनोमेनन है। क्या है, सरफेस फेनोमेनन है। तो ये बात भी साथ में लिख लेना कि जो ये आपका वेपरेशन है ये क्या है, सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन से मतलब क्या है मेरा, कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है ना, ये सिर्फ उस लिक्विड के सरफेस पर ही होगी, अंदर के पार्टिकल्स नहीं इवेपोरेट होते हैं। अंदर का पार्टिकल गर्म हो के धीरे धीरे सरफेस पे आएगा और सरफेस से इवेपोरेशन होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, बॉइलिंग क्या होती है, बल्क फेनोमेनन होती है, वो एक साथ सारे पार्टिकल्स में हो रही होती है, लेकिन जो आपका वेपराइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर हो रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर वेपराइजेशन हो रहा है। तो मैं अगर सरफेस को बहुत बड़ा कर दूं, अगर मैं बहुत बड़ा कर दूं सरफेस को जो एक्सपोजर में है सराउंडिंग के साथ, तो क्या होगा, तो आसानी से वेपराइजेशन हो जाता है। हायर द सरफेस एरिया, हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड। इसीलिए हम लोग जब गर्मियों ठंडियों कभी भी कपड़े सुखाते हैं ना, तो उनको पूरा फैला देते हैं, अच्छे से अलग अलग कर देते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया जो हवा से टच हो रहा है वो बढ़ जाए। जब हवा से सरफेस एरिया टचिंग बढ़ जाएगी तो उन सरफेस वाले पार्टिकल्स की नंबर बढ़ जाएंगे, सरफेस पर अवेलेबल पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो बाहर निकल के गैस में जाने वाले पार्टिकल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात भी तुमको क्लियरली समझ में आ गई कि सरफेस एरिया सेकंड चीज जो इफेक्ट डालती है वो क्या डालती है भाई, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आसानी से आपका क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। इसके बाद तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या है, टेम्परेचर। भाई अगर तुम क्या कहते हैं, देखो तुम क्या कहते हैं कि गर्मी में देखो जब कपड़े टांगो तो आसानी से सूख जाते हैं। उसका एक रीजन ड्राई एयर भी होती है और दूसरा रीजन ये भी होता है कि हाई टेम्परेचर होता है। भाई वेपराइजेशन करने का मतलब क्या है, पार्टिकल को एनर्जी देनी है, वो सरफेस पर जाए और जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर तुम किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो एक तरीके से तुम उसके इवेपोरेशन को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। इवेपोरेशन उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, यही पार्टिकल्स जो निकलकर अपने मन से जाते रहते हैं ना इवेपोरेशन की हेल्प से। तो इवेपोरेशन की हेल्प से जो भी लिक्विड या सॉलिड जो होता है उसकी वेपर जो निकलती है ना, उस वेपर का प्रेशर ही होता है उस लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जैसे से गर्म करेंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्म करेंगे आपका ये वेपरेशन भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसके बाद चौथी बात इंपॉर्टेंट क्या है, एयर की स्पीड, विंड्स की स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ विंड। देखा होगा जब थोड़ी हवा चलती है ना तेज, तो हवा तेज चलने पर भी कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। पंखे में कभी कभी कपड़े सुखाए होंगे घर में, कूलर के सामने सूखा, कहीं पर भी ज्यादा हवा चल रही होती है तो तुरंत हम लोग कपड़े अपने फटाक से सुखा लेते हैं। हम लोग को जहां मौका मिलता है हम लोग वहां अपना काम निकाल लेते हैं, है ना। तो जहां अगर ज्यादा हवा चली, कपड़ा टांगा, कपड़ा आसानी से सूख गया। कभी सोचा है कि क्यों?
एक्चुअली जब हवा बहुत तेज होती है ना, तो वो क्या करती है, तुम्हारे कपड़ों के आसपास में जो एयर है, उस एयर में जो वाटर है ना, वो उस वाटर को ब्लो करके दूर कर देती है तुम्हारे कपड़ों से। तो तुम्हारे वाटर के आसपास, तुम्हारे कपड़ों के आसपास की जो हवा में पानी है ना, उसकी संख्या कम हो जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो एयर कह सकते हो कि थोड़ी ड्राई हो जाती है। जब एयर थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तो फिर से वेपरेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ज्यादा हवा तेज चलने की हेल्प से क्या होता है कि सराउंडिंग की एयर में वाटर पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है। दैट हेल्प्स टू इवेपोरेट लिक्विड, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। ओके, या फिर कोई भी प्रोसेस हो, बहुत हवा तेज चल रही होगी तब भी गिलास रखोगे तो जल्दी से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्योंकि भाई गिलास से तुम्हारा तुम्हारा जो ग्लास है, देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास से पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ नए नए ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये आपके आ गए, ये पार्टिकल्स क्या हैं, आपके हवा में आ गए। ठीक है, जैसे जैसे हवा में पार्टिकल्स आएंगे, देखो ओवरऑल तो आपके गिलास के ऊपर की जो बिल्कुल आसपास की जो तुम्हारी हवा होगी उसमें पानी ज्यादा होगा, तो धीरे से जब पानी निकला गिलास से, हवा में आ गया। अब जब दूसरा पार्टिकल निकलने की कोशिश करेगा तो देखेगा यार ये तो पास वाले हवा में ऑलरेडी पानी है, तो वो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि उस हवा से फिर से पानी उसी गिलास में वापस आ जाए। तो ओवरऑल क्या होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, स्लो इवेपोरेशन होगा, क्योंकि 10 पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, 4 पार्टिकल अंदर चले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमने वहीं पर उसको हवा चला, उसने कस के तुमने हवा चला दी, तो क्या होगा कि जो 10 पार्टिकल तुम्हारे गिलास से निकलकर बाहर गए, वो हवा से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होकर दूर चले जाएंगे। अब जो एयर तुम्हारे एक्सपोजर में है लिक्विड के साथ, वहां पर उस वाटर की क्या है, मात्रा क्या है, कम है। तो इसलिए अब फिर से नीचे वाले पार्टिकल्स और आसानी से निकलने लगेंगे। जो वापस पानी के अंदर आ रहे थे पार्टिकल्स, वो खत्म हो जाएंगे। तो 10 के 10 गए तो 10 चले गए। आ रही बात समझ में? तो ये तुम्हारा चौथा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरफेस स्पीड ऑफ विंड भी क्या करती है, अफेक्ट डालती है तुम्हारे किसके, वेपराइजेशन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में से। अब एक और बात समझते हैं कि इवेपोरेशन से ना कूलिंग होती है, इवेपोरेशन से कूलिंग भी होती है। ये कैसे तुम मान सकते हो, देखो तुम्हारे घर में थिनर होगा, मम्मी का जाना थिनर ढूंढना जिससे वो नेल पॉलिश साफ करती हैं। ठीक है, तो उस थिनर का जो लिक्विड होता है उसको तुम अपने हथेली में डालना, और जब तुम हथेली में डालोगे देखोगे एकदम से तुम्हें ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसे करके बताओगे जाके घर में, और थोड़ी देर में देखोगे कि वो सारा का सारा लिक्विड क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? या फिर देखो जब छत में, अगर तुम में से कुछ लोग हो सकता है छत में सोते हैं, हम लोग सोते थे अपने टाइम पर छत पे, तो क्या होता था कि गर्मियों में हम लोग छत पे सोने से पहले छतों पे क्या करते थे, पानी डाल दिया करते थे। छतों में पानी डालने के बाद क्या होता था, जमीन ठंडी हो जाती थी। और वो पानी कहाँ है, वो पानी को हमने गर्म तो किया नहीं, वो पानी अपने मन से इवेपोरेट होकर उड़ जाता है जो हम लोग उसमें पानी डालते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वाटर पार्टिकल्स, जब कोई वाटर पार्टिकल किसी सरफेस पर या फिर कोई भी सॉल्वेंट है उस पर, सरफेस पर जो ये लिक्विड्स है ना, जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अब इनको क्या करना है, वेपर में कन्वर्ट होना है। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जब ये वाटर से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो क्या होंगे, इन्हें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। वो कौन सी एनर्जी चाहिए होगी, लेटेंट हीट वाली एनर्जी। वो लेटेंट हीट वाली एनर्जी इनको चाहिए होगी ताकि ये लिक्विड से गैस बन सके। भाई लिक्विड से गैस बनने के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ही। बस बात इतनी होती है कि जितनी एनर्जी चाहिए ना, उतनी एनर्जी उनको या तो वो पानी खुद दे देता है, या तो फिर सरफेस में जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी है वहां से वो पानी एनर्जी उसको मिल जाती है। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत थोड़े से पार्टिकल्स ही बाहर निकलना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये पार्टिकल्स हवा में निकलने के लिए इनके पास 2 रास्ते होते हैं कि जो ये लेटेंट हीट चाहते हैं ताकि ये लिक्विड वाटर पार्टिकल्स से गैसियस वाटर पार्टिकल्स बन जाएं, जो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन इनको चाहिए, ये 2 तरीकों से मिल सकती है। या तो ये जिस घर में बैठे हुए हैं वहीं से चोरी कर लें, ये इस लिक्विड से ही क्या करें, लिक्विड के पार्टिकल्स से ही, नीचे वाले लिक्विड जिनकी कम एनर्जी है उनसे ही एनर्जी ले लें और हवा में उड़ जाएं। या दूसरा प्रोसेस क्या है कि एयर ही अगर मान लो बहुत हॉट है, एयर का ही टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो वो एयर से क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और वेपर में चले जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं, दे नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट to its vapor state or gaseous state, and the energy required by them can be taken from surrounding or from the bulk. ठीक है, तो अगर तुम सोचो कि तुम्हारे हाथ में तुमने लिक्विड को जो डाला था, थिनर डाला था, जो उसको डालते ही तुम्हें ठंडा क्यों लगा, क्योंकि जब तुमने उस थिनर को अपने हाथ में डाला तो हाथ में डालने पर उस थिनर के पार्टिकल्स ने तुम्हारे हाथ से एनर्जी ले ली,
और हाथ से एनर्जी ली, जितनी एनर्जी उसको लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में बदलने के लिए चाहिए थी, तो उसने तुम्हारे हाथ से एनर्जी को लिया और उस एनर्जी के साथ हवा में भाग गया, मतलब खुद तुमसे एनर्जी ली और लेके निकल गया हवा में। तो जिससे एनर्जी लेंगे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी कम एनर्जी उतना टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो तुम्हें ठंडा ठंडा यहाँ पर महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ से जो एनर्जी है वो बाहर निकल रही होती है। हाथ से तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही थी, बाहर निकल रही होती है। ठीक है, ये बात भी क्लियर समझ में आ गई। यही है इसका मतलब है कि कूलिंग होती है। क्यों होती है, ये बात मैंने तुमको बताई कि वो सरफेस के अंदर जो बल्क में मैटर अवेलेबल होता है वहां से एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और फिर लिक्विड में, गैस में कन्वर्ट होता है। तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो उस पार्टिकल के साथ एयर में चली जाती है, और गैस का या फिर जो तुम्हारा लिक्विड है उसकी एनर्जी कम होती है, हेंस उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, हेंस उसकी कूलिंग हो जाती है। ये थिनर में भी यही हो रहा था। अब जब हम लोग छत में पानी डालते हैं तो एक्चुअली करते क्या है, छत में हम लोग जब पानी डालते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि छत तो बहुत गर्म है, छत पे तो जैसे हाथ मान लो गर्म हो, एज रिलेटिव टू दैट लिक्विड हाथ तो गर्म था, इसलिए उसने हाथ से एनर्जी ले ली। अब यहां पे क्या हुआ, छत गर्म थी बहुत, तुमने पानी डाला, और पानी जो होता है ना उसकी लेटेंट हीट काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स। ठीक है ना, लेटेंट हीट मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होने के लिए। इसीलिए हम लोग वाटर को छिड़कते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। एक छोटा सा पार्टिकल रिलेटिव दूसरे लिक्विड से ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तुम्हारी छत से, और हवा में उड़ जाएगा। तो एक तरीके से तुम्हारी छत की एनर्जी निकल के बाहर जा रही है, जो उसकी गर्मी थी वो निकल के क्या हो रही होती है, बाहर जा रही होती है। जब पूरी की पूरी गर्मी बाहर निकल जाती है तो जो तुम्हारी छत का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी तो ले गए पार्टिकल्स ले गए है ना। तो वो बात है। तो इसलिए कूलिंग भी होती है आपके इवेपोरेशन में। आ रही बात ये समझ में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो छत पे पानी क्यों डालते हैं, और हथेली में मतलब पानी जो हम लोग ग्लास में बाहर रखते हैं तो इवेपोरेट होकर कहाँ चला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज है जैसे ग्लास, जो मैंने तुमको बताया हुआ था ना, ग्लास ये पहले ही बता चुका हूँ। ग्लास में ठंडा पानी जब तुम रखते हो, कोई ग्लास है उसमें तुमने ठंडा पानी रखा, तो क्या होता है, ठंडा पानी जब तुम ग्लास में रखते हो तो ग्लास के आसपास की जो एयर होती है उसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके पानी से क्या करते हैं, एनर्जी लेकर ठंडे हो जाते हैं। आ रही बात समझ में, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से वही होता है कि आसपास के जो एयर में जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या करता है, एनर्जी रिलीज करके ठंडा होकर आपके वाटर ग्लासेस में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। सो ये थी आपकी क्या, वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन में कूलिंग क्यों होती है, ये बात हम लोगों ने समझ ली। अब एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम लोग गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, जैसे अभी ये कपड़ा शर्ट पहन रखी है, कॉटन की ही हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं। कॉटन की हम लोग कपड़े इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि देखो जब गर्मी लगती है ना, तो गर्मी में क्या होता है, बॉडी वाटर को रिलीज करती है, और जब पानी निकलता है पसीना बन के, और जब वो पसीना अगर हवा में चला जाए, अगर वो पसीना हवा में बदल गया, आपकी पसीना उड़ गया, तो पसीना कैसे उड़ेगा, पसीने को गर्मी चाहिए होगी, पसीने को क्या चाहिए होगा, हीट चाहिए होगा। तो वो पसीना क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को हमारी बॉडी से, और बॉडी से एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वो आपके कपड़े में आ जाता है। और जो कॉटन होता है ना, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का। वो क्या होता है, अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, और उससे उस कॉटन के कपड़े से वाटर का हवा में जाना भी आसान होता है। तो इट इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेंस इट इज प्रेफर्ड इन समर्स। वो क्या होता है कि गर्मी में जो भी हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा होता है उसको तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। जल्दी से जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि पार्टिकल, तुम्हारे सरफेस पे जो पार्टिकल था वो पार्टिकल लिक्विड तुम्हारे किस में आएगा, क्या कहते हैं, कपड़े में आएगा, और कपड़े से तुरंत फटाफट वेपराइजेशन होने लगेगा, क्योंकि कॉटन का कपड़ा आसानी से वेपराइज भी कर देता है वाटर को। तो तुम्हारा जो कपड़ा है वो क्या कर रहा है, बॉडी से पानी जल्दी ले रहा है, और अपने अंदर जो पानी है उसको जल्दी से बाहर निकाल दे रहा है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी से होते हुए पानी एयर में जा रहा है। बॉडी से होते हुए पानी कहां जा रहा है, एयर में जा रहा है। तो बॉडी से जो पानी एयर में जा रहा है, तो एक्चुअली क्या कर रहा है, आपकी बॉडी से वो एनर्जी को ले रहा है और निकल के बाहर चला जा रहा है। तो तुम्हारी बॉडी से क्या कर रहा है, एनर्जी को एक तरीके से खींच के वो बाहर फेंके दे रहा है। समझ रहे हो, खुद जा रहा है एनर्जी को लेके। तुम्हारे शरीर से पानी निकला और वो पानी तुम्हारे शरीर की एनर्जी को लेकर कॉटन कपड़े में गया, अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ, और कॉटन कपड़े से आसानी से बाहर वो हवा में चला गया। इसलिए हमें कॉटन के कपड़ों में क्या होता है, गर्मी कम लगती है, क्योंकि जो स्वेटिंग हो रही होती है ना, ये एक्चुअली इसलिए हो रही है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम रहे। आ रही बात समझ में। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लाइक
इस क्लास के बारे में बस इतना ही था, ठीक है। अब सब कुछ हम लोगों ने इवेपोरेशन को भी आज सही से सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। वो आइस सब कुछ जो था हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो तुम्हारा क्या है भाई, ये एक्सरसाइज हम लोग को डिस्कस करनी है। वो क्या है, आपकी एनसीईआरटी की जो क्लास 9th की एक्सरसाइज है, इसमें जो 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और वहां पर फिर हम लोग इस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज कर देंगे। और हो सकता है उन नए क्वेश्चन 9 क्वेश्चन के अलावा मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए, उनको आपको क्विज की तरीके भी दे सकता हूं, कैसे भी करके हम लोग कम्युनिटी सेक्शन पे भी पोस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर पहले तो आप इस लेक्चर को खत्म करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, और उनका मैं तुम्हें डिटेल आंसर भी दिखाऊंगा कि तुम्हें डिटेल आंसर कैसे लिखना है उसका, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कांग्रेचुलेशंस, आपका 9th क्लास का पहला साइंस का चैप्टर खत्म हो गया। अब जितने भी तुमने नोट्स बनाए हैं सारे नोट्स रिवाइज करना इस क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज कर करके तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आपको पूरे जो 5 या 6 लेक्चर जितने भी हैं इस टॉपिक के सारे अच्छे से पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, समझना है। बीच बीच में भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, अब मैं लास्ट में भी एक बार क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बनाइए वीडियो और बनाइए, हर कोई देख रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।